तो क्वेश्चन करते हैं, लेट पी क्यू बी इंटीजर्स एंड अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो फिर क्या दिया है, इफ ए एन इज इक्वल टू पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन, है ना। ये एक्सप्रेशन देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। इसमें न्यूटन फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, फिर देखें, ये ना एक फैक्ट करके दे रखा है। ये स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इन द सेंस कि जेई के क्वेश्चंस में इस तरह से कोई स्टेटमेंट देते नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे ना फैक्ट की जगह पे हिंट लिखना चाहिए था, है ना, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये एक तरह से हिंट है ये। हालांकि आप देखें जो लिखा हुआ है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एग्जाम के बीच में ये चीज़ स्ट्राइक करना स्टूडेंट्स को, है ना, इतना ईजी नहीं होता है। स्पेशली लंबे से एक्सप्रेशन में यदि इस तरह की चीज़ दिख जाए तो इस एक्सप्रेशन से ये इंटरप्रेट कर लेना बहुत आसान नहीं रहता है ना। क्या दे रखा है कि ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, तो यदि ए प्लस बी अंडर रूट 5 यदि ये 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी को 0 होना पड़ेगा, उसके बिना ये एक्सप्रेशन 0 हो ही नहीं सकता। और क्यों? क्योंकि भाई ये रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल है, बट अंडर रूट 5 ये तो इरैशनल नंबर है ना। और रैशनल नंबर को इरैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में इरैशनल नंबर ही आएगा। तो अब किसी भी हालत में कोई रैशनल नंबर जो है वो इरैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड में। मतलब मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं नेगेटिव करके, तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। तो वैसे कंडीशन में, है ना, ये एक्सप्रेशन 0 केवल एक कंडीशन में हो सकता है कि भाई ए और बी दोनों ही 0 हो, है ना। तो ये एक तरह से हिंट है जो इस क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे, है ना। जेई के क्वेश्चंस में एज अ प्रिंसिपल जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, है ना, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अब इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट करते हैं। A12 की वैल्यू पूछी है A11 और A10 के रिस्पेक्ट में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के लिए, है ना, अपन A12 यूज कर लेते हैं क्योंकि वो चाहिए अपने को, और बाकी ए की टर्म्स इससे कम है ना। तो अपने को मालूम ही है कि एक्स स्क्वायर के लिए जो भी अपन टर्म यूज करते हैं ए की, है ना, एन की वैल्यू जो है उसके बाद घटती जाती है। तो ये क्या हो गया, A12 माइनस A11 माइनस A10 इज इक्वल टू 0। तो A12 क्या आ गया, A11 प्लस A10। तो ये आपका आंसर, है ना, ये आपका आंसर डी पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट को मिटा देते हैं, है ना। सेकंड पार्ट को अपन थोड़ा ऊपर कर लेंगे, थोड़ी जगह बनाते हैं। अच्छा, अब क्या देखा है, A4 इज इक्वल टू 28, तो P प्लस 2Q की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे यहाँ बगल में अल्फा बीटा की वैल्यूज भी लिख लेते हैं अपन। अल्फा बीटा की वैल्यूज जो है क्या हो जाएंगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4, है ना, अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। ये तो अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं। अच्छा, अपने को A4 दे रखा है, तो इस पे न्यूटन फॉर्मूला अपन लगाते हैं। तो A4, है ना, ये क्या हो गया, A4 माइनस A3 माइनस A2, ये क्या, 0 के बराबर। तो A4 क्या आ गया, A3 प्लस A2 आ गया। अब A3 का मतलब ये हुआ है कि भाई अल्फा के ऊपर ये अल्फा क्यूब आ रहा है। A3 यदि यहाँ लिखे हैं तो क्या है, P अल्फा क्यूब प्लस Q बीटा क्यूब। आप देख रहे हैं, तो एक इंस्टेंट जैसे आपकी आ सकती है कि भाई अल्फा बीटा की वैल्यू तो अपने को मालूम ही, अल्फा क्यूब बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं, तो अपन अल्फा क्यूब ही निकाल लें सीधा ही। और उसमें भी, है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना, एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो एन की वैल्यू यदि घट जाती है तो उससे हमारा काम जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसमें न्यूटन फॉर्मूला अपन एक और बार लगाते हैं जरा A3 के लिए। भाई A3 माइनस A2 माइनस A1, ये भी तो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भाई A3 जो है वो A2 प्लस A1 के बराबर। A3 की वैल्यू, है ना, यहाँ से यहाँ पे डाल देते हैं, तो अपने पास में A4 जो है वो क्या आ जाता है, A4 2A2 प्लस A1। ठीक। अच्छा, अपन एक और बार न्यूटन फॉर्मूला लगा लें, तो A2 माइनस A1 माइनस A0, ये क्या 0 के बराबर।
तो A2 जो है वो क्या हो गया, A1 प्लस A0 हो गया है ना। A2 की वैल्यू अपन यहाँ पे डाल दें तो अपने पास में A4 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, 3A1 प्लस ट्वाइस A0। आप देख रहे हैं अब ये काफ़ी मैनेजेबल है। A1 है ना, A1 क्या है भाई, P अल्फा प्लस Q बीटा, और A0 मतलब n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस Q। ठीक, तो अब ये A1 और A0 की वैल्यू इसमें डाल दें अपन, तो क्या आ जाता है, तो ये आता है A4 इज इक्वल टू, है ना, थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहे हैं अपन, P कॉमन ले रहे हैं, 3 अल्फा प्लस 2 P प्लस 3 बीटा प्लस 2 Q। ठीक, अब इसमें है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में A4 की ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं 28, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से है ना इसमें डाल सकते हैं। तो थोड़ी जगह बनाते हैं, तो वैल्यूज डालते हैं, तो क्या आ जाएगा, A4 क्या दे रखा है अपने को, 28 दे रखा है, ये किसके बराबर हो गया, 3 अल्फा, तो ये हो गया 3/2, है ना। रैशनल और नॉन रैशनल पार्ट को अब अलग अलग लिख रहे हैं अपन, है ना, जानबूझ के। तो 3/2 प्लस 3√5/2 प्लस 2P प्लस 3/2 माइनस 3√5/2 प्लस 2Q। तो ये क्या हो गया, 7/2 P प्लस Q प्लस 3/2 P माइनस Q √5। अच्छा, अब अपने को है ना ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो हिंट है ना, इसको अब यूज़ करेंगे अपन। तो इसमें मैं ऐसा करूँ है ना, 28 को इस तरफ ही ले आते हैं, है ना, रैशनल पार्ट को मैं यहाँ पे -28 करके ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, इस तरह से इसको ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, और ये सेकंड टर्म जो है ये हो गई, और इजिकल टू यहाँ 0 हो गया। ठीक, तो अब आप देखें ये वाली टर्म ये रैशनल टर्म है ना, ये वाली टर्म ये भी रैशनल टर्म है। इरेशनल टर्म कौन सी है, ये √5 है ना, यहाँ पे भी एक तरह से हिंट के रूप में √5 ही दे रखा है। तो जैसा अपन ने डिस्कस किया है ना, यदि ये एक्सप्रेशन 0 होना है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी 0 है, और मतलब जो रैशनल पार्ट्स हैं वो दोनों को 0 होना जरूरी है। ठीक, तो ये वाला एक्सप्रेशन ये रैशनल पार्ट 0 होने का मतलब क्या हो गया, P जो है वो Q के बराबर आ गया, और ये वाला रैशनल पार्ट ये 0 के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा, 7/2 P प्लस Q इज इक्वल टू 28। तो P प्लस Q क्या आ गया, P प्लस Q 8 आ गया, और P Q के बराबर है, तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 4। दोनों की क्या वैल्यू आ गई, है ना, 4 आ गई, और अपने को क्या निकालना है, P प्लस 2Q। तो P प्लस 2Q है ना, ये कितना आ गया, 12। ठीक, तो ये आपका आंसर ना, डी पार्ट